Hello everyone, once again welcome back to GATE Academy. So my dear friends, this is the question asked in the GATE 2015 और कौन सेट किया था? IIT कानपुर ने. तो आई होप आप सभी को याद होगा एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था 2007 का, जो किसने सेट किया था? IIT कानपुर ने ही. ठीक है ना, प्रोबेबिलिस्टिक बेस्ड क्वेश्चन था मीडिया एक्सेस कंट्रोल का, और वहां पर मैंने आपको बोला भी था कि इसी लॉजिक पे, इसी पैटर्न पे बेस्ड गेट ने IIT कानपुर ने फिर से अगली बार नेक्स्ट बार 2015 में क्वेश्चन अराइज किया था, और वो क्वेश्चन हमारा यही है. ठीक है ना, स्लॉटेड अलोहा से रिलेटेड प्रॉब्लम था वो भी, जहां पर आपको याद होगा जो प्रोबेबिलिटी बाय एनी वन ऑफ द नोड इन द मीडियम जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, वो उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ये प्रॉब्लम पूछा गया. ठीक है ना, 2015 में. तो बहुत ही आसान सा प्रॉब्लम है. आई डोंट थिंक कि इसमें आपको मेरी हेल्प की जरूरत है. यू जस्ट ट्राई योर सेल्फ एंड फाइंड आउट द राइट आंसर. तो चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं. क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? कंसीडर अ लैंड विद द 4 नोड्स S1, S2, S3 एंड S4. टाइम इज डिवाइडेड इनटू द फिक्स साइज स्लॉट. जो टाइम है वो फिक्स साइज स्लॉट में क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है. एंड अ नोड कैन बीइंग इट्स ट्रांसमिशन ओनली एट द बिगिनिंग ऑफ द स्लॉट. तो कोई भी नोड बिगिनिंग ऑफ द स्लॉट में अपने फ्रेम को क्या कर रहा है? ट्रांसमिट कर रहा है. ये किस केस में होता है? स्लॉटेड अलोहा के केस में होता है. भाई पहला जो टेक्निक है वो है प्योर अलोहा. उसमें क्या है कि एनी नोड कैन सेंड देयर डेटा फ्रेम एट एनी टाइम. ठीक है. और स्लॉटेड अलोहा के केस में क्या होता है कि एक टाइम स्लॉट में हम लोगों ने पूरे टाइम को डिवाइड कर रखा है, और बिगिनिंग ऑफ द टाइम स्लॉट में अगर किसी भी नोड को अपना फ्रेम सेंड करना है तो वो बिगिनिंग ऑफ द टाइम स्लॉट पे ही अपने फ्रेम को क्या करेगा? ट्रांसमिट करेगा. सो दैट दिस काइंड ऑफ कॉलिजन विल नेवर ऑकर. ठीक है ना, इस तरह के कॉलिजन होने की संभावना एकदम जीरो हो जाएगी. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो सी a collision is said to have occurred if more than one station transmit in the same slot. जाहिर सी बात है कि अगर 10 बजे दो अलग अलग नोड ने अपना फ्रेम ट्रांसमिट किया बिगिनिंग ऑफ द टाइम स्लॉट में, तो डेफिनेटली कॉलिजन होना ही था. ठीक है ना. द प्रोबेबिलिटी ऑफ जनरेशन ऑफ द फ्रेम इन अ टाइम स्लॉट बाय S1, S2, S3 एंड S4 आर. ठीक है ना. तो किसी भी पर्टिकुलर टाइम स्लॉट में, ठीक है ना, अपने फ्रेम को जनरेट करने की जो प्रोबेबिलिटी है by the stations or the node S1, S2, S3 and S4 are 0.1, 0.2, 0.3 and 0.4 respectively. वहां पर मैंने आपको बताया था कि उधर वाले क्वेश्चन में 2007 के क्वेश्चन में सभी का प्रोबेबिलिटी P कंसीडर किया गया था, लेकिन यहां पर सभी के प्रोबेबिलिटी क्या है? डिफरेंट है. ठीक है. चलिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेंडिंग अ फ्रेम इन अ फर्स्ट टाइम स्लॉट विदाउट एनी कॉलिजन बाय एनी ऑफ दीज 4 नोड्स. इन चारों में से कोई भी एक नोड के द्वारा प्रोबेबिलिटी क्या होगा? तो आपको याद होगा 2007 का प्रॉब्लम, आप सभी को याद होगा गेट 2007 का प्रॉब्लम. आई होप यू रिमेंबर. ठीक है ना. इस केस में प्रोबेबिलिटी बाय सेंडिंग एनी नोड्स, ठीक है ना, आउट ऑफ एन नोड्स. ठीक है ना. कॉमन मीडियम को शेयर करने के लिए कितने नोड है? n नोड है. ठीक है ना. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेंडिंग बाय एनी नोड्स इन अ गिवन टाइम स्लॉट, ये हम लोगों ने कितना कैलकुलेट किया था? तो आई होप यू रिमेंबर n p 1 माइनस पी टू दी पावर n माइनस 1. याद आया कुछ? बोलो भाई, कुछ याद आया? ठीक है ना. जहां पर p हमारा क्या है? दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ generating frame by any node. ठीक है ना. तो सपोज देयर आर 4 नंबर ऑफ नोड्स. दिस इज द S1, दिस इज द S2 एंड दिस इज द S3 एंड दिस इज द S4. 4 नोड है जो कॉमन मीडियम को क्या कर रहा है मेरे दोस्त? एक्सेस कर रहा है. 4 नोड है, ये सभी कॉमन मीडियम को एक्सेस कर रहा है. तो अगर सभी का प्रोबेबिलिटी P होता तो डेफिनेटली ये फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई कर देते. यहां पर n क्या है? नंबर ऑफ नोड्स है, तो डायरेक्टली वी कैन इंप्लीमेंट दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला. ठीक है. लेकिन अगर सभी का प्रोबेबिलिटी डिफरेंट है, मतलब इसका प्रोबेबिलिटी क्या है? इसका प्रोबेबिलिटी गिवन है 0.1, मतलब कि P1. इसका प्रोबेबिलिटी क्या है? P2 0.2. इसका प्रोबेबिलिटी क्या है? P3 0.3. इसका प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.4.
तो ये कैसे आया है इसका डेरिवेशंस मैंने आपको बताया था। ये कैसे आया है इसका डेरिवेशन मैंने आपको बताया था। देखिए यहां पर सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, तो सी हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग मींस प्रोबेबिलिटी टू फाइंड आउट द सक्सेसफुल ट्रांसमिशन बाय एनी ऑफ दिस नोड। इनमें से किसी भी नोड के द्वारा सक्सेसफुल ट्रांसमिशन की प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी बाय एनी नोड आउट ऑफ S1 S2 S3 और S4। ठीक है, तो देखिए जब S1 अपना सक्सेसफुल ट्रांसमिशन करेगा तो S1 के सक्सेसफुल ट्रांसमिशन का प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.1। तो S1 जब अपना सक्सेसफुल ट्रांसमिशन कर रहा है तो उस समय नोड S2 S3 एंड S4 का ट्रांसमिशन क्या होना चाहिए, अनसक्सेसफुल होना चाहिए। ठीक है ना, अगर नोड S1 अपना सक्सेसफुली फ्रेम ट्रांसमिट कर रहा है तो उस समय बाकी के नोड को आइडल अवस्था में होना चाहिए। आइडल अवस्था या आप क्या बोल सकते हो, उनका ट्रांसमिशन अनसक्सेसफुल होना चाहिए। तो अगर S2 का सक्सेसफुल ट्रांसमिशन का प्रोबेबिलिटी 0.2 है तो अनसक्सेसफुल का कितना होगा, 1 माइनस 0.2। तो यहां पर क्या लिखेंगे, 1 माइनस 0.2। ठीक है ना, सिमिलरली इसी टाइम पे S3 का भी अनसक्सेसफुल ट्रांसमिशन होना चाहिए, 0.3 and 1 minus 0.4. So this is the probability for the successful transmission by the node S1. Similarly, भाई हमें ऐसा तो नहीं पूछा जा रहा है ना कि S1 के द्वारा ही सक्सेसफुल ट्रांसमिशन की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो ये आंसर हो जाता। लेकिन ये क्वेश्चन में नहीं पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, बाई एनी ऑफ दिस नोड। तो ये तो S1 का हो गया, प्लस अगर S2 अपना सक्सेसफुली ट्रांसमिट कर रहा है तो 0.2, इस समय बाकी सबका ट्रांसमिशन अनसक्सेसफुल होना चाहिए। तो 1 माइनस 0.1, 1 माइनस 0.3 एंड 1 माइनस 0.4। सिमिलरली राइट फॉर एवरीथिंग। ठीक है ना, तो लास्ट वाला क्या होगा, 0.4 एंड 1 माइनस 0.1 एंड 1 माइनस 0.2 एंड 1 माइनस 0.3। जस्ट कैलकुलेट इट। देखिए एग्जाम में वर्चुअल कैलकुलेटर हमें यूज करने के लिए दिया जाता है, तो अब यहाँ पर आप वर्चुअल कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं इस तरह के क्योंकि ऑफ कोर्स इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। सो वंस यू विल यूज द वर्चुअल कैलकुलेटर यू विल गेट द आंसर 0.404। ठीक है ना, सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बिकम व्हाट। ठीक है ना, राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बिकम 0.404। ठीक है, अगर यहां पर दिया हुआ रहता राउंडेड ऑफ अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तो 0.40 हो जाता, और अगर ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है तो आप इसको पूरा लिख सकते हैं 0.404। ठीक है ना, ऐसे ही कुछ आएगा। आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर द आउटपुट डेटा, हो सकता है 0.44 भी आए या 0.404 आए, जो मुझे याद था मैंने लिख दिया है। व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट कैलकुलेट इट। आप इसको कैलकुलेट करिए और कैलकुलेट करने के बाद जो आपका आंसर आ रहा है वही पुट करना। इज दैट क्लियर? तो क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। और देखिए मैंने यहां पर बस आपको मैच कराने की कोशिश की है। लास्ट जो क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था, ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है ना, और इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड फिर से 2015 में क्वेश्चन क्या हुआ, रिपीट हुआ। 2015 में क्या हुआ, रिपीट हुआ। और इसलिए मैं बार बार आपको बोलता हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ द प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय आईआईटी कानपुर। ठीक है ना, कि किस टॉपिक पे फॉलो ज्यादा करता है, किस टॉपिक से फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछ रहा है, या किस पैटर्न के क्वेश्चंस पे वो ज्यादा फोकस कर रहा है। तो इसके बारे में ही समझना हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है। भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, ताकि हम लोग बेहतर मार्क्स एक्वायर कर पाए, किसमें, आने वाले गेट एग्जाम में। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमारा टारगेट तो यही होता है ना भाई, अच्छा रैंक आएंगे, अच्छे कॉलेज मिलेंगे, पीएसयूज के मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यही हमारा अल्टीमेटली लाइफ का ऑब्जेक्टिव है कि हम अपने लाइफ को आने वाले कल में बेहतर जगह पे देखें। ठीक है, तो मेरी पूरी प्रयास रहती है कि ताकि आपके अच्छे करियर के लिए जितना पॉसिबल कॉन्सेप्ट एंड प्रॉब्लम्स हो सके मैं ले करके बराबर आता रहूंगा। लेकिन अगर आप पूरे सीरीज को एंजॉय कर रहे हैं तो अपने लाइक बटन को हिट करना मत भूलना, वैल्यूएबल कमेंट्स को जरूर डालना, और अगर आप न्यू यूजर हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, सो बाय, जय हिंद। मिलेंगे कल फिर कुछ नए प्रॉब्लम्स और नए कॉन्सेप्ट के साथ। सो बाय।